शारदा देवी अक्सर बहू को सुनाकर बोलती हैं कि आजकल की बहुएं घर के काम नहीं सीखती। उनके जमाने में लड़कियां सिलाई कढ़ाई और बुनाई सब जानती थीं। वो बातें वो अपनी नई बहू रिया को सुनाया करती थी। रिया की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। सास की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और रिया उन्हें पूरा करने की कोशिश में थकने लगी थी। लेकिन ये बातें उसे अंदर ही अंदर तकलीफ देती थी, मगर नई शादी की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन दोपहर में शारदा देवी अचानक रिया के कमरे में चली गई। उन्होंने देखा कि रिया कपड़ा हाथ से कुछ सिल रही है। यह देखकर वो चौंक गई। उन्होंने पूछा कि क्या तुझको सिलाई आती है? रिया ने धीरे से बताया कि हाँ मम्मी जी, सिलाई आती है, लेकिन घर में सिलाई मशीन नहीं है, इसलिए अपना ब्लाउज हाथ से ठीक कर रही हूँ। यह सुनकर शारदा देवी खुश हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बहू, तेरा जन्मदिन आने वाला है, तो क्यों ना अपने मायके से सिलाई मशीन मांग ले। कोई काम की चीज आए तो अच्छा ही है। फिर उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि उनके समय में तो ऐसी चीजें दहेज में मिल जाया करती थी और उन्हें भी मायके से सिलाई मशीन मिली थी। यह सुनकर रिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इस बात को वो क्या जवाब दे। शारदा देवी फिर कहने लगी कि बहू, तूने पहले कभी नहीं बताया कि तुझको सिलाई आती है। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि कहीं वो इस डर से तो चुप नहीं थी कि कहीं सास तुझे सिलाई का काम ना दे दे। रिया को मन ही मन ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने बस इतना कहा कि मशीन होती तो वो पहले ही बता देती। तब शारदा देवी ने कहा कि मशीन आ जाए तो वह खुद देखकर तय करेंगी कि रिया कैसे सिलाई करती है। रात को रिया ने यह सारी बात अपने पति अंकित को बता दी। उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। उसने कहा कि शादी से पहले उनकी माँ को सब बताया गया था, फिर भी आज वो ऐसे बोल रही थी। वो मुझे पहले भी कई बार ताने सुना चुकी हैं, लेकिन आज मायके से सिलाई मशीन मंगवाने की बात ने मुझे परेशान कर दिया है। उसने अंकित से कहा कि क्या आप मुझे एक सिलाई मशीन नहीं दिला सकते? तो अंकित ने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि माँ पुरानी सोच की हैं, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उनकी तो आदत है। उसने यह भी कहा कि सिलाई मशीन आ जाएगी तो तुम्हारा घर का समय भी अच्छा कटेगा और तुम्हारा शौक भी पूरा होगा। रिया मुस्कुरा तो गई, लेकिन उसके मन में बात छुप कर रह गई। रिया ने कहा कि मुझे सच में सिलाई करना पसंद है, अगर मशीन होगी तो मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद रिया की माँ का फोन आया। उन्होंने प्यार से पूछा कि रिया, तुझे जन्मदिन पर क्या चाहिए? तो रिया बिना सोचे बोल गई कि मम्मी, ससुराल में सिलाई मशीन नहीं है और उन्हें पता ही है कि उसे सिलाई का कितना शौक है। यह सुनकर उसकी माँ ने तुरंत कहा इस बार वो उसे सिलाई मशीन गिफ्ट में देंगे। फोन रखने के बाद रिया सोच में डूब गई। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। जैसे ही रिया का जन्मदिन आया, उसी दिन उसका भाई सिलाई मशीन लेकर ससुराल पहुंचा। नई मशीन देखकर रिया के मन में थोड़ी राहत आई और वह खुश भी हुई। लेकिन शारदा देवी ने तुरंत ताना कसते हुए कहा कि देखा बहू, मेरा आइडिया कितना अच्छा निकला। मेरी बहू तो सिलाई मशीन के लिए तरस रही थी। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि यह कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं है, समधी जी की जेब को भारी भी नहीं करना पड़ा और बहू का काम भी हो गया और घर के काम में खूब काम आएगा। फिर ठंडी हंसी के साथ बोली कि अब उनकी उम्र सिलाई करने की नहीं रही, इसलिए बहू को मशीन चलाने देखता अच्छा लगेगा। यह सुनकर रिया का भाई एक पल को असहज हो गया, लेकिन कुछ कहे बिना चला गया। भाई के जाने के बाद शारदा देवी ने रिया को अलग से बुलाया और कड़वे लहजे में बोली कि उन्होंने मशीन मंगवाने की बात कही थी, लेकिन रिया के मायके वालों को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि इतनी सस्ती मशीन के साथ कोई ढंग का तोहफा भी तो भेज सकते थे। उन्होंने रिया को बार बार ताना दिया कि आजकल लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। रिया ने संयम रखते हुए कहा कि उसके पिता नहीं है और घर की सारी जिम्मेदारी उसके भाई पर है। जितना उसके बस में था उसने उतना किया है। यह सुनते ही शारदा देवी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते जाते कह गई कि अगर बस में नहीं था तो सपने बड़े घर के क्यों देख लिए। इतना अच्छा घर देखा है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। रिया समझ गई कि बहू यहाँ देने पर अटक गई है। इसके बाद वह सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगी, क्योंकि माँ की बातें याद आती थी।
सुबह से शाम तक शारदा देवी एक आवाज पर दौड़ती, हर काम उनसे पूछकर करती। फिर भी शारदा देवी अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधते से नहीं थकती थी। उनकी नजर में बेटी से अच्छा कोई नहीं था। सिलाई मशीन आने के बाद रिया ने मन लगाकर एक ब्लाउज सिलकर सास को दिखाया, तो ब्लाउज देखकर शारदा देवी के चेहरे पर पल भर के लिए खुशी आई। उस दिन रिया को लगा जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन उसी शाम शारदा देवी ने अपनी बेटी काव्या को फोन पर कहा कि रिया को सिलाई तो अच्छी आती है, लेकिन घर संभालना अभी उसे नहीं आता और यह सब उन्हें ही सिखाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि चलो कम से कम सिलाई का तो फायदा उठाया जा सकता है। रिया ने यह बातें सुन ली और उसका मन बुझ सा गया। इतनी कोशिशों के बाद भी उसकी कदर नहीं, फिर भी वह चुपचाप सब सहती रही। 2 दिन बाद शारदा देवी ने बताया कि काव्या आने वाली है। रिया यह सुनकर खुश हो गई कि शादी के बाद पहली बार ननद आ रही है। सास के कहने पर उसने काव्या की पसंद का खाना बनाया। काव्या आई तो रिया को बैठने का मौका ही नहीं मिला। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना। जब काव्या अपनी खरीदी हुई साड़ी दिखाने लगी तो रिया पास आई, तो शारदा देवी ने उसे झिड़कते हुए कहा कि यहाँ खड़ी क्या देख रही है, गर्मी बहुत है, रसोई में जाकर ननद के लिए नींबू पानी बना ले। रिया चली गई और नींबू पानी लेकर आ गई। लेकिन तभी काव्या ने कहा कि मम्मी, मैं जाती हूँ, देर हो रही है। और फिर वह चली गई। अगले दिन शारदा देवी ने कुछ नए ब्लाउज के कपड़े रिया को देते हुए कहा कि इन्हें जल्दी से तैयार कर दे और डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। रिया ने हैरानी से पूछा कि यह साड़ियाँ किसकी हैं? क्या आप इतनी भारी साड़ियाँ पहनती हैं? इस पर शारदा देवी गुस्से में बोली कि वो कोई सस्ती साड़ियाँ पहनने वाली नहीं है और शादी में जाने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। रिया चुपचाप कपड़े लेकर चली गई। रात को रिया ने यह बात अंकित से कही कि उसे लग रहा है कि ये कपड़े काव्या के हैं, लेकिन उसे सच छुपाया जा रहा है। अंकित ने टालते हुए कहा कि उसे सिर्फ अपना काम करना चाहिए और बातों में नहीं पड़ना चाहिए। रिया चुप हो गई। जब ब्लाउज तैयार हो गए और काव्या लेने आई तो शारदा देवी उसे कमरे में ले जाकर देने लगी। काव्या ने खुश होकर कहा कि बाजार में इतना पैसा लगता है और फिटिंग की भी गारंटी नहीं होती, भाभी ने तो मुफ्त में कमाल कर दिया। इस पर शारदा देवी ने काव्या से कहा कि रिया को यह मत बताना कि ये कपड़े किसके हैं और आगे का काम भी उसी से करवा लिया करना। दरवाजे पर खड़ी रिया ने यह सब सुन लिया। उसके हाथ कांपने लगे। उस दिन काव्या चली गई और अगले दिन फिर शारदा देवी ने कुछ साड़ियां देकर कहा कि इनमें फॉल लगा दे। रिया ने साड़ियां रख ली और अंकित से टूटे मन से कहा कि उसकी बहन उसे टेलर समझकर इस्तेमाल कर रही है और उसकी माँ सच छिपाकर उसका भरोसा तोड़ रही है। अंकित सब समझ रहा था, लेकिन अपनी माँ की आदतों के आगे वह भी बेबस था। रिया ने समय निकालकर सारी साड़ियों में फॉल लगाकर चुपचाप तैयार कर दी। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और सारा काम कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उसके कानों में शारदा देवी की आवाज पड़ी, जो काव्या से फोन पर बात कर रही थी। शारदा देवी तीखे और बेरहम लहजे में कह रही थी कि इस लड़की को बस एक ही काम ठीक से आता है, घर के काम की तो बात ही मत करो, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर उन्होंने और ज्यादा जहर घोलते हुए कहा कि रिया जो खाना बनाती है वो गले से नीचे उतरने लायक भी नहीं होता, बस सिलाई की वजह से अभी तक कुछ नहीं कहा है। यह सुनते ही रिया का शरीर गुस्से से कांपने लगा, आंखें भर आई और दिल जैसे अंदर से फट पड़ा। उसे लग रहा था कि सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। उस रात रिया ने अंकित से साफ शब्दों में कहा कि उसने सास की बातें अपने कानों से सुनी है और अब उसका सब्र टूट चुका है। उसने कहा कि उसने खुश करने की हर कोशिश की, हर बार खुद को झुकाया, लेकिन शारदा देवी को कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। अंकित ने रिया को पास बैठाकर समझाने की कोशिश की और कहा कि वह पहले भी कह चुका है कि माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उन्हें अनदेखा करना ही ठीक है। उसने यह भी कहा कि उसे रिया के किसी काम में कोई कमी नहीं दिखती। रिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब है अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के हिसाब से नहीं जिएगी। कुछ दिन बाद काव्या फिर घर आई और हमेशा की तरह माँ के पास कुछ साड़ियाँ छोड़कर चली गई। इस बार भी शारदा देवी ने रिया को कुछ नहीं बताया और सीधे साड़ियाँ पकड़ाकर काम के लिए कह दिया। रिया ने पहली बार साफ और ठंडे लहजे में जवाब दिया, मम्मी जी, इस बार मैं यह काम नहीं करूंगी। मम्मी जी, सिलाई के चक्कर में घर के काम बिगड़ जाते हैं,
और वैसे भी मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता। इससे बेहतर है कि यह काम बाहर से करवा लिया जाए। अब से मैं घर के काम करूंगी। यह सुनकर शारदा देवी गुस्से से रिया को घूरती रह गई और बोली, तू मना कैसे कर सकती है। तो रिया ने कहा कि आपको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, तो अब से मैं घर के काम पर ध्यान दूंगी, सिलाई पर नहीं। गुस्से में शारदा देवी ने काव्या को फोन किया और दुख जताते हुए कहा कि बहू ने मना कर दिया है, वह कपड़े सिलने से मना कर रही है। फोन काटने के बाद उन्होंने रिया को सुनाते हुए कहा कि अब बेचारी काव्या को बाहर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि पहले ही घर में शादी की तैयारियों का बोझ है और उसका तो इतना बजट ही नहीं है। रिया यह सब सुन रही थी। उसके मन में पहली बार हल्की सी संतुष्टि हुई। उसने सोचा कि जब उसके लिए किए काम की कोई कदर नहीं तो वह खुद को क्यों घिसे। एक रात रिया दूध लेकर शारदा देवी के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसने अंदर से आती आवाज सुनी। शारदा देवी काव्या से कह रही थी कि तुझे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और अंकित से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर रिया ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है जो अंकित से छिपाई जा रही है और जिसका असर उस पर पड़ने वाला है। सुबह रिया काम में लग गई, लेकिन रात की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। तभी अंकित जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक शारदा देवी कुछ कागज लेकर आई और बोली कि इन पर जल्दी से साइन कर दे। अंकित ने कहा कि उसे देर हो रही है और वह शाम को पढ़कर साइन करेगा। शारदा देवी झुंझलाकर बोली कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस साइन चाहिए। रसोई में खड़ी रिया को यह बात खटक गई। वह तुरंत बाहर आई और कागज अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अंकित से कहा कि यह इन्वेस्टमेंट के कागज हैं, जो अब मैच्योर हो चुके हैं और पैसे मिलने वाले हैं, और सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लो। यह सुनते ही शारदा देवी गुस्से से चिल्लाई कि अरे, मेरे बेटे के दिमाग में जहर क्यों भर रही है, और तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तू अपने काम से काम रख। लेकिन अंकित ने जल्दी से चश्मा लगाकर खुद कागज पढ़े तो माँ की तरफ देखकर सख्त आवाज में पूछा कि आप मुझसे पूछे बताए बिना साइन क्यों करवाना चाहती हैं, और ये पैसे किसे दिए जाने वाले हैं। शारदा देवी एक पल को चुप रह गई, फिर अकड़कर बोली कि यह मेरा मामला है और तुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तो बस साइन कर दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया और अंकित एक दूसरे को देख रहे थे और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। माँ की बातें सुनते सुनते अंकित का सब्र टूट गया। वह पहली बार पूरी ताकत से गुस्से में गरजा और बोला कि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये पैसे किसके लिए हैं, लेकिन असली गुस्सा इस बात का है कि यह सब मुझसे छुपाकर किया जा रहा है। उसने साफ कहा कि अगर माँ सीधे बात करके साइन करवाती तो वह कभी मना नहीं करता। आज तक उसने काव्या को देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन चोरी छिपे करना उसे बेहद अपमानजनक लग रहा है। उसने यह भी कहा कि माँ ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इसे देखकर रिया क्या महसूस करेगी। शारदा देवी ने सफाई देते हुए कहा कि काव्या को पैसे की जरूरत है और यह इन्वेस्टमेंट अंकित के पिता ने अंकित के नाम पर किया था, इसलिए साइन उसी से करवाने थे। इस पर अंकित और ज्यादा सख्त हो गया। उसने कहा कि माँ मांगती तो भी मैं पैसे दे देता, लेकिन धोखे की क्या जरूरत थी। यह सुनकर शारदा देवी की नजरें झुक गईं, मगर अब रिया भी चुप नहीं रह सकी। उसने कड़वे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि वह शुरू से देख रही थी कि यहाँ काव्या के लिए जो भी किया जाता है वह सब उससे छुपाया जाता है। उसने साफ कहा कि उसे पता है कि ब्लाउज और साड़ियाँ काव्या की थी, फिर भी उससे झूठ बोला गया। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनी बेटी के पैसे बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया और फिर भी उसे नाकाबिल समझा गया। उसके हर काम में कमी निकाली गई। रिया ने साफ कहा कि जिस दिन उसने फोन पर अपनी बुराई सुनी थी, उसी दिन उसने सिलाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। रिया की बात सुनकर शारदा देवी कुछ पल उसे घूरती रह गई, जैसे यकीन ना हो कि बहू ने इतना कुछ कह दिया हो। लेकिन आज रिया ने करारा जवाब दिया था। तभी अंकित का फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके जिया जी का नाम देखकर उसने कॉल उठा ली और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से गुस्से और थकान भरी आवाज आई कि अंकित, अपनी बहन को समझाइए, आदमी को अपनी औकात में रहकर खर्च करना चाहिए। लेकिन काव्या कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वह शादी के लिए डायमंड सेट मांग रही है, जबकि बजट पहले ही बिगड़ चुका है। रात भर झगड़ा हुआ और सुबह भी वही हाल है, और अगर काव्या नहीं मानी तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे।
यह सब सुनते ही शारदा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। अंकित ने फोन काटते ही माँ की तरफ तीखी नजर से देखा और बोला कि क्या यह सब काव्या की बेवजह की मांगे पूरी करने के लिए किया जा रहा था? अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। रिया ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा कि अब समझ आया कि उस दिन फोन पर किसकी इज्जत बचाने की बात हो रही थी। उसने तंज कसते हुए पूछा कि क्या इज्जत सिर्फ डायमंड सेट पहनने से बढ़ती है, और अगर ऐसा है तो क्या उसे भी एक सेट दिलवाया जाएगा? शारदा देवी की आंखें झुक गई। वह किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। अंकित ने कठोर आवाज में कहा कि माँ, काव्य को खुश करने के लिए झूठ और धोखा सही नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उसे कितना भी दे दो वो कम ही लगता है। उसने यह भी कहा कि जो बहू दिन रात घर और माँ का ख्याल रखती है, उसकी एक अच्छाई भी उन्हें नजर नहीं आई, उल्टा उसका इस्तेमाल किया गया। यह कहते कहते अंकित का गुस्सा और निराशा दोनों साफ झलक रहे थे। शारदा देवी पूरी तरह चुप हो गई। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद अंकित ऑफिस के लिए निकल गया और रिया फिर से अपने काम में लग गई, जैसे अब उसे किसी सफाई की जरूरत ही ना हो। कमरे के एक कोने में बैठी शारदा देवी अकेली पछता रही थी। आज उनकी चालाकी, उनका भेदभाव और उनका झूठ सबके सामने आ चुका था, और उनकी इज्जत भी जा चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।